हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है, तो इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को। सही है, फ्रेश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बैच ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका था हमारे जो मेन चैनल है उसके ऊपर, जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। ठीक है, एक आधा चैप्टर रह गए थे, बाकी चीजें वहां पे कंप्लीटेड है। तो अगर आपको आगे के लेक्चर्स देखने हैं तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोग को सारा का सारा सब्जेक्ट, सारी की सारी चीजें आप लोग को पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास बेहतरीन टीचर्स हैं जो मिलकर आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आप लोग को दे रहे हैं। सही है, मैं अपनी बात करूं तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं बच्चों। ठीक है, और अगर 11th बायोलॉजी की बात करें तो हम लोग ने 6th चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। सही है, बायोमोलिक्यूल में ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 6, मतलब ऑलरेडी 5 लेक्चर मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। सही है, जिसमें सब कुछ मैंने कवर करवा दिया था। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा एंजाइम। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है बट बहुत ही ईजी टॉपिक है, एकदम ईजी चिंदी चीज है, कुछ नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा लेंदी है तो शायद इसमें 2 लेक्चर लग जाए, बट कोई डरने की वाली बात नहीं है। एकदम छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है आपका एंजाइम। सही है, तो इसे भी खत्म करेंगे 1 या 2 लेक्चर में, उसके बाद हमारा ये लेसन खत्म हो जाएगा। जिस लेसन से आपको बहुत डर लगता था, सही है, बायोमोलिक्यूल से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि उनको इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आते, इतने सारे डायग्राम नहीं समझ में आते। बट आई होप कि मैंने जितने लेक्चर्स आप लोग को दिए हैं, जितने लेक्चर्स आप लोग को पढ़ाए हैं, अगर उतनी चीजें आप लोगों ने पूरी देखी है, सही है, जो भी मेरे थोड़े लंबे वीडियोज हो गए थे कोई बात नहीं, अगर उन वीडियोस को अगर आप लोगों ने देखा है एंड तक तो आप लोगों को सारे के सारी चीजें कवर हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सही बात है, ठीक है, समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना और लाइक जरूर से कर देना वीडियो को। सही है, वीडियो में लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, आप लोग के लाइक आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक करना, आपका 1 भी रुपया तो जा नहीं रहा है। सही बात है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर देना। प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप ये सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड करेंगे, लॉग इन करेंगे और अपने फोन में रखेंगे। उसमें बहुत सारी चीज आप लोग को मिलने वाली है आगे कर। सही है, क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग बनाऊंगा, मैं उसे वहां पर डालने वाला हूं, जिसे आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सही है, लेक्चर नंबर 6 है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। कोई भी डाउट है, कोई भी मुझसे बात करनी है, कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप आ सकते हो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, वहां पे मुझसे बातें कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे वहां पे हैं, सही है, मुझसे बातें करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, अपने करियर के बारे में कुछ पूछते हैं, उनको डाउट होता है तो वहां पे बातें करते रहते, चैटिंग वैटिंग चलती रहती। ठीक है, तो आप भी आके हम ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो भी कर लेना। सही बात है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले लेक्चर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, किसके ऊपर है, एंजाइम के ऊपर है। तो एंजाइम के बारे में हम लोग सारी बातें आज हम लोग करेंगे। एंजाइम क्या होता है बच्चों, देखो आप लोग ने कैटलिस्ट का नाम सुना होगा। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी भी तो आप लोगों ने कैटलिस्ट वर्ड सुना होगा। ठीक है, कैटलिस्ट वर्ड क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट क्या करता है, वर्ड की छोड़ो, कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए वो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्ट थोड़े टाइम में बन रहा था, मान लो 1 या 2 घंटा लग रहा था, तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर ही प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है। समझ रहे हो, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को बहुत ज्यादा स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। समझ रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो एंजाइम भी कुछ इसी तरीके का कैटलिस्ट है हमारे बॉडी के लिए। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन, लाखों की रिएक्शन होती रहती है, आप लोगों को पता भी नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन हमेशा चलती रहती हैं। अब जितनी भी रिएक्शन है वो बिना एंजाइम के नहीं होती। आपकी बॉडी में मैं बताऊं, जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं, जितनी भी 1 से लेकर लाख जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं, जिसमें भी एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है ना बच्चों, वो कभी भी बिना एंजाइम के नहीं होता। समझ रहे हो, तो आपके बॉडी में हमेशा एंजाइम रहता ही है। ठीक है, हर जगह आपके बॉडी के अंदर एंजाइम लगता ही है। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर बच्चों हमेशा जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस में क्या लग रहा है, आपका एंजाइम लग रहा है। सही बात है क्या, ठीक है, क्या लग रहा है, आपका एंजाइम लग रहा है। इतनी बातें क्लियर है, सही है। ये सारे के सारे एंजाइम क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा, 1 सेकंड दे दो बस। चलो थोड़ा सा वहां पे काम था, चलो अभी देखो, जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइम, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इसे लिखेंगे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल समझ रहे हो, मतलब आपके बॉडी में
आपके बॉडी मतलब, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं उन सारे रिएक्शंस बिना कैटलिस्ट के, या फिर हम लोग कह सकते हैं बिना एंजाइम्स के नहीं होते। कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? देखो, हमारे बॉडी में कुछ चीजें टूटती हैं, जैसे मान लो आपका ए है तो ए टूटकर बी और सी बन जाएगा, ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं हमारे बॉडी में। सही है। हमारे बॉडी में मान लो कोई जेड है, जेड प्लस वाई है, तो वहां से आगे चल के डब्ल्यू बन जाएगा। ऐसी भी कुछ चीजें होती है, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब समझ लो। मतलब हमारे बॉडी में ऐसे भी रिएक्शन हो रहे हैं जहां पर एक चीज टूट कर दो चीज बन रही है, या फिर ऐसे भी रिएक्शन हो रहे हैं जहां पर दो चीज जुड़कर एक चीज बन रही है। सारे के सारे रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकते बच्चों, सारे के सारे रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इन सारे रिएक्शंस को कहते क्या है? देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन, समझ में आ रही है बात? ठीक है, हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हम सबको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। सही बात है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं इसे हम लोग। उसके बाद देखो, मैंने आपको बताया कि कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज टूटकर दो चीज बनाती है, और कभी कभी क्या होती है, दो चीजें जुड़कर क्या होता है, एक चीज बनाती है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन बच्चों जहां पर एक चीज टूटती है और दो तीन चीज बनती है, ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज, वो उसका ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज टूट टूट कर इतना उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है कि वहां से एनर्जी निकलती है, एटीपी निकलती है। सही बात है? सही है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन क्या है? दूसरा है बच्चों जहां पे दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें जुड़कर एक चीज बनाती है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। तो दो प्रकार के रिएक्शन हमारे बॉडी में देखने के लिए मिलते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या? एक बड़ी चीज है, वो टूट कर दो छोटी छोटी या फिर ज्यादा छोटी छोटी चीजों में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां पे दो चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती हैं। इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल आके जुड़ के पूरा का पूरा ग्लूकोज बनाते हैं। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? ठीक है, पढ़ने वाले हो, आगे आगे पढ़ोगे, लेसन है आप लोगों को फोटोसिंथेसिस में, तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो होता कुछ नहीं है, बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़कर 6 मॉलिक्यूल एक्चुअल में जुड़ते हैं और वो आके यहां बनाते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनाते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पे चीजें जॉइंट हो रही हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक रिएक्शन। और जहां पे चीजें टूटेंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शन। याद रखना, एकदम सिंपल है। जब आप कोई भी चीज को काटोगे तो वो दो चीज में ब्रेक हो जाएगी। सही है, तो काटने से आपको याद रखना है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में हमेशा चीजें टूटेंगी। सही है, और उससे अपोजिट है एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें चीजें क्या होंगी? जुड़कर एक बड़ी चीजें बनाएंगी। और सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। सही है, सारे के सारे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो जितने भी, चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हो चाहे एनाबॉलिक रिएक्शन हो रही हो, सब में क्या लगने वाला है? एंजाइम लगने वाला है। सब में कौन लगेगा बच्चों? आपका एंजाइम लगेगा। अब ये एंजाइम बना किससे बच्चों? जनरली आपके ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब ज्यादातर हमारे बॉडी में ज्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में बच्चों जितने भी एंजाइम्स हैं वो ज्यादातर किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से ही बने हुए हैं। सही बात है। कुछ कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से नहीं बने हुए हैं। सम ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होंगे? अगर वो प्रोटीन से नहीं बने तो किससे बने होंगे? वो बने होते हैं बच्चों आरएनए से। वो किससे बनते हैं? आरएनए से। समझ में आ रही बात? ठीक है, वो किससे बने हैं? आपके आरएनए मॉलिक्यूल से बने हैं। सही है, तो दो एग्जाम्पल हैं हमारे पास, पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, एक है आपका राइबोन्यूक्लियेज। ठीक है, दो एंजाइम है। राइबोन्यूक्लियेज इज अ काइंड ऑफ एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है, जो किससे बना हुआ है? आरएनए से बना हुआ है। बात समझ में आ रही? ठीक है, और एक और है, दैट इज राइबोजाइम।
राइबोजाइम, ठीक है। तो एक और हार्मोन, एक और एंजाइम है दैट इज राइबोजाइम, जो किससे बना हुआ है, आपके आरएनए से बना हुआ है। बात समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट मतलब 95-99%, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने एंजाइम है आपके बॉडी में, वो सब कुछ किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। और प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है? सबको पता है, प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से, सही है। प्रोटीन किससे बना है? अमाइनो एसिड से। अभी मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में सिखाया था, ये ना, सही बात है। तो जितने भी प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी है बच्चों जो किससे बनते हैं? आरएनए से बनते हैं। दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? एक आपका राइबोन्यूक्लियस और एक आपका राइबोजाइम, सही बात है, ठीक है। तो हम लोग कौन से एंजाइम की बात करेंगे? हम लोग प्रोटीन वाले एंजाइम की बात करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में, चाहिए। तो हम लोग जिस एंजाइम की बात करेंगे बच्चों, वो प्रोटीन वाला ही एंजाइम होगा, ठीक है। तो आ जाओ, पहले हम लोग बात करते हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर की, कि आखिरकार जो एंजाइम है वो बना कैसे है। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, एक 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन और 3 डिग्री प्रोटीन। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर बात करूं, एंजाइम की स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करूं, तो सारे के सारे एंजाइम बच्चों, जितने भी प्रोटीन से बने हुए एंजाइम है ना, सारे के सारे एंजाइम 3 डिग्री प्रोटीन है। सारे के सारे क्या है? 3 डिग्री प्रोटीन है। 3 डिग्री मतलब क्या? टर्शरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन, समझ रहे हो? ये मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, सही है ना? सिखाया हुआ है ना? नहीं सिखाया तो बताता हूं, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन मत लो, हर चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को हर एक छोटी से छोटी चीज समझ में आए, ताकि आप लोग को कंसेप्ट समझना ज्यादा मुश्किल ना लगे, समझ लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी तक आप लोग को कि एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ज्यादातर हम लोग उसी एंजाइम की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन से बना हुआ है। कैसा प्रोटीन होगा बच्चों? ये टर्शरी प्रोटीन होगा, ठीक है। 3 प्रकार के प्रोटीन हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं ऑलरेडी। एक होता है आपका प्राइमरी प्रोटीन। कैसा होता है प्राइमरी प्रोटीन? देखो, अगर आपकी अमाइनो एसिड की चेन ऐसे लाइन से लिंक है, अमाइनो एसिड की चेन से ही बनता है ना आपका प्रोटीन, ठीक है। आपका जो प्रोटीन है वो एक अमाइनो एसिड की चेन से ही बनता है। तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन को हम लोग 1 डिग्री प्रोटीन भी कह देते हैं। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी प्रोटीन, सही है। सेकेंडरी प्रोटीन में इसमें बच्चों ऐसे हल्की सी ऐसे कर्विंग आ जाती है, ऐसा कुछ ऐसा आ जाता है, दिस इज द सेकेंडरी प्रोटीन, समझ रहे हो? ये क्या है आपका? सेकेंडरी प्रोटीन। टर्शरी प्रोटीन और घूम जाता है, देखो कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे, समझ रहे हो? कुछ ऐसे इसमें और फोल्डिंग आ जाती है, समझ रहे हो? कुछ ऐसे और फोल्डिंग इसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से यहां पे बच्चों कुछ साइड्स फॉर्म हो जाते हैं, देख रहे हो? यहां पे आप देखोगे तो इन फोल्डिंग्स की वजह से यहां पे आपको कुछ ऐसे साइड्स बनते हुए दिख रहे हैं, ऐसे कुछ यहां पे आपको साइड्स बनते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोटीन क्या हो? टर्शरी प्रोटीन हो। अगर ये टर्शरी प्रोटीन नहीं होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे साइड्स बनना पॉसिबल नहीं होगा, सही बात है, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया है एक प्रोटीन का, कुछ ऐसा मानो, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर बच्चों आपको कुछ साइड्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसा आपका एक प्रोटीन है, दिस इज द टर्शरी प्रोटीन, दिस इज द टर्शरी प्रोटीन। और यही आगे चल के क्या बनाएगा? आपका एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो मान लो यहां पे जब आप इसको देखोगे तो यहां पे आपको कुछ इसके साइड्स ओपन होंगे, ठीक है। आप लोग को यहां पे एक साइड दिख रहा होगा, आपको यहां पे एक ऐसा साइड दिख रहा होगा, यहां पे आपको एक ऐसा साइड दिख रहा होगा, दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज? दीज आर साइड्स ऑफ द प्रोटीन। अब इसमें से बच्चों सिर्फ एक ही साइड क्या होती है? एक्टिव होती है। हर प्रोटीन में, या फिर हम लोग कह सकते हैं, प्रोटीन अभी छोड़ दो वर्ड, अभी हम लोग एंजाइम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हर एंजाइम में सिर्फ एक ही साइट एक्टिव होती है। इस साइट को, एक्टिव साइट को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम ही है बच्चों एक्टिव साइट, समझ लो। एक ही साइट क्या होती है? एक्टिव होती है, जिसका नाम क्या है? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट कितनी प्रेजेंट होंगी? 1 एक्टिव साइट पर प्रोटीन या फिर पर एंजाइम। मतलब आपके एंजाइम में साइट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, यहां पे भी साइट है, यहां पे भी साइट है, यहां पे भी साइट है, बट उसमें से एक्टिव कोई एक ही होगा, समझ में बात, ठीक है। उसमें से एक्टिव कोई एक ही होगा। अब एक्टिव होने का मतलब क्या है? एक्टिव होने का मतलब सिंपल से ये है बच्चों कि यहां पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स लगे होंगे, यहां पे
ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे रिसेप्टर्स लगे होंगे जो आने वाले सबस्ट्रेट को पकड़ सके, समझ रहे हो, आने वाले सबस्ट्रेट को क्या कर सके, पकड़ सके। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, देखो सबस्ट्रेट हम लोग रिएक्टेंट को बोलते हैं। जब आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो ना, तो रिएक्शन में एक तरफ रिएक्टेंट होता है और एक तरफ प्रोडक्ट होता है और बीच में से एरो होता है, सही है। तो एंजाइम वाले कंसेप्ट में हम लोग इस रिएक्टेंट वर्ड की जगह सबस्ट्रेट वर्ड का यूज करेंगे, सही है। तो अगर मैं कोई ऐसा रिएक्शन लिखूं, मान लो अगर मैं यहां पे कोई ऐसा रिएक्शन लिखूं तो A प्लस बी आगे चल के C बना रहा है, मान लो A प्लस बी आगे चल के क्या बना रहा है, C बना रहा है, ये कोई भी जनरल सा रिएक्शन है। तो इसमें जो A और B है इसे हम लोग बच्चों सबस्ट्रेट कंसिडर करेंगे, समझ में ये बात, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका एंजाइम वर्क करेगा, तभी ये आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे सकता है, सही है। और ये प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है, समझ लो, बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है आपके बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सही बात है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। और जैसे अब देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे कहाँ गया स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना। अब मान लो ये आपका क्या है, एंजाइम है। अब यहाँ पे कोई ऐसा सबस्ट्रेट आया, यहां से ऐसा कोई ऐसा सबस्ट्रेट आया जिसको क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो होगा कुछ नहीं, मान लो ये आपका उठ के जाएगा और इस एक्टिव साइट के ऊपर ऐसे लग जाएगा, समझ रहे हो, ये आ जाएगा और ऐसे एक्टिव साइट के ऊपर क्या होगा, ऐसे लग जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये एक्टिव साइट के ऊपर लगा, कैसे लगा, बिकॉज यहाँ पे इसके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, तभी तो ये एक्टिव साइट है, सही है। और ये रिसेप्टर्स आगे चलकर ये सबस्ट्रेट को क्या कर लेंगे, खुद से बाइंड कर लेंगे। अब बाइंड करने के बाद इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरे स्ट्रक्चर है ना, दिख रहा है आप, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका एंजाइम भी है और आपका सबस्ट्रेट भी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात, ठीक है। अब मान लो ये जो रिएक्शन है, ये कुछ ऐसा रिएक्शन है, ए आगे चल के बी और सी बना रहा है, मतलब ए आगे चल के बी और सी में टूट रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन है। तो क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो आपका एंजाइम है, इसके अंदर ये आपका सबस्ट्रेट फंसा हुआ है। अब इसके अंदर धीरे धीरे इसका शेप चेंज होने लगेगा, जो सबस्ट्रेट है इसका धीरे धीरे क्या होने लगेगा, शेप चेंज होने लगेगा, और ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे इसके दो पार्ट फॉर्म हो जाएंगे, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ये मान लो आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, तो वहां से आपका बी और सी निकल गया और इसका शेप चेंज हो जाता है, समझ रहे हो, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये इस एक्टिव साइड में फंसा हुआ नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा एक्टिव साइड का यहाँ पे शेप था, वो शेप अब क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ए बी और सी, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और ये मिल गया आपका प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, समझा। और ये जो आपका एंजाइम है, ये एज अ न्यू, जैसा था वैसा ही आपको मिल जाएगा, समझ में ये बात, ठीक है। तो इस एंजाइम को आप वापस भी यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, इस एंजाइम को आप वापस भी कितने बार भी यूज कर सकते हो, ये रीयूजेबल है। ये वाला जो साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट, और ये आपका एंजाइम वापस आपको एज इट इज मिल गया जैसे आपका रिएक्शन के पहले था। तो मतलब इस एंजाइम को आप वापस यूज कर सकते हो, सो इट इज अ रीयूजेबल। जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे क्या है, रीयूजेबल है बच्चों, सही है। तो आ जाओ इसके फंक्शनिंग को पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके फंक्शनिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका नॉर्मल सा सबस्ट्रेट था, ठीक है। ये सबस्ट्रेट सबसे पहले जाएगा किसके पास, एंजाइम के पास, ठीक है। सबसे पहले किसके पास जाएगा, ये एंजाइम के पास जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सबस्ट्रेट है वो किसके पास जाएगा, एंजाइम के पास। सबस्ट्रेट समझ में आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इट इज नथिंग बट योर रिएक्टेंट, समझ रहे हो, जो हम लोग रिएक्टेंट यूज करते हैं, जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, दैट इज नथिंग बट योर सबस्ट्रेट। तो जब ये सबस्ट्रेट आपका एंजाइम के साथ लिंक होगा, तो सबसे पहले ये जाके किसके ऊपर चिपक जाएगा, एक्टिव साइट के ऊपर, सही है। तो ये बना लेगा बच्चों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, सही है। अब ये एंजाइम इसको फटाक से कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ये इसको कन्वर्ट कर देगा बच्चों सबसे फास्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था वो चेंज हो गया, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, सही बात है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, आपका एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, दैट इज आपका एंजाइम अलग हो गया और यहां से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अलग हो गया। तो ये आपका एंजाइम एज इट इज आपको मिल गया, और साथ साथ में आपको यहां से आपका प्रोडक्ट रिमूव हो गया, समझ रहे हो। तो टोटल 4 स्टेप है, ये आपका सबसे पहला वाला स्टेप,
ये आपका सेकंड वाला स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ था, सबसे पहले आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, रिएक्ट करेंगे, सही है। और यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। फिर ये बढ़ेगा आपके थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और लास्ट आपके फोर्थ स्टेप में आपका एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया, जिसकी वजह से आपका एंजाइम एज इट इज मिल गया, सही बात है। अब देखो जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, वो आपके रिएक्शंस को बच्चों बहुत फास्ट कर देते हैं। आपके बॉडी में जितने भी प्रोसेस चल रही हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, उसको बहुत ही फास्ट कर देते हैं, बट वो उनको स्टार्ट नहीं करते। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि आपके एंजाइम्स रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे, समझ रहे हो, वो सिर्फ उनके प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, सही है, आपने खाना खाया और आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है। अब नॉर्मली एक डाइजेशन 5 से 6 घंटे में होता है, बिकॉज ऑफ द एंजाइम। आपके जो एंजाइम है वो मिलजुल कर, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन होता है, HCLs होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स, बाइल होता है, सही है। तो इतने सारे एंजाइम्स लगते हैं आपके उस फूड के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो 5 से 6 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो वो इस रिएक्शन को फास्ट किया। आपको पता है अगर आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे तो आपका जो फूड है वो कितने टाइम में डाइजेस्ट होगा, क्या आपको पता है। आपका फूड, एक टाइम का जो फूड है, जो आप खाना खा रहे हो ना, उसको डाइजेस्ट होने में 1 साल लग जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है, 1 साल लग जाएंगे आपका जो एक टाइम का फूड है उसको डाइजेस्ट करने में, अगर आपके बॉडी में एंजाइम नहीं होगा। तो इससे आप एंजाइम की इंपॉर्टेंस समझो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल जितनी लंबी प्रोसेस को ये सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर कर देते हैं, सही है। और अगर आप कुछ नॉनवेज खा रहे हो तो और ज्यादा थोड़ा सा डाइजेशन बढ़ जाता है। नॉनवेज का डाइजेशन एक्चुअली में 12 से 13 घंटे लगते हैं नॉनवेज को डाइजेस्ट होने में, और नॉर्मल खाना आपका 5 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, समझ रहे हो। तो अगर समझो आप नॉनवेज खाते हो और आपकी बॉडी में एंजाइम नहीं होता तो कितने साल लग जाता है डाइजेस्ट होने में, सिर्फ और सिर्फ, सही है। तो एंजाइम आपके बॉडी के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, सही है। एक्शन ऑफ एंजाइम में हम लोग कह सकते हैं, अच्छा ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है बच्चों कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। इसका फंक्शन मैं बताता हूं अभी। पहले मैंने क्या बोला, जितने भी आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं इनका फंक्शन क्या है, एंजाइम्स फास्टर द रिएक्शन। जितने भी आपके बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं बच्चों, उन सबको क्या कर देता है, वो फास्टन कर देता है, बट इट नेवर स्टार्ट द रिएक्शन। ये कभी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, इट नेवर स्टार्ट्स द रिएक्शन। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल दिया हुआ है, फंक्शनिंग ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस। कार्बोनिक अनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम होता है, इसका एक फंक्शनिंग दिया हुआ है, मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या होता है इसका फॉर्म। देखो आपके ब्लड में आपको पता है आरबीसीज होते हैं, सही है, ऐसे कुछ आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड के अंदर। अब आपके आरबीसी के अंदर एक रिएक्शन होती है, जब आपके सेल से CO2 रिलीज होता है, आपका जो सेल्स है वो क्या करता है, CO2 रिलीज करता है, आरबीसी के अंदर जाता है, सही है। तो मान लो यहां पे आ गया है CO2 और इसके अंदर ब्लड के अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा है ना, और प्लाज्मा ऑलमोस्ट 90 to 92% से सिर्फ वाटर से ही बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, पानी भी प्रेजेंट होगा। और ये CO2 कहां से आया है, सेल्स ने सिक्रेट किया है। जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो CO2 भी वापस बन रहा है ना, तो ये CO2 भी आपके ब्लड में है। होता क्या है, ये वाटर और ये CO2 बच्चों आगे चल के मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं H2CO3, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाता है, H2CO3। क्लियर है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बच्चों कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। अच्छा इस रिएक्शन को करने के लिए आपका ये एंजाइम हेल्प करता है, क्या नाम है इस एंजाइम का, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है। तो आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको फूड का एग्जांपल दिया, खाने का एग्जांपल दिया, वैसे आपकी बुक एग्जांपल दे रही है आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेस का। वो कह रही है कि अगर आपके बॉडी में कार्बोनिक अनहाइड्रेस नहीं होगा, ठीक है, अगर आपके बॉडी में कार्बोनिक अनहाइड्रेस नहीं होगा तो इस रिएक्शन को होने में, इस रिएक्शन में क्या होगा पता है, 200 मॉलिक्यूल बनने में 1 घंटा लग जाएगा। समझ लो क्या बोल रही है आपकी बुक, कि अगर ये एंजाइम नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट होने में, देखो कार्बोनिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल बनने में, कितने, 200 मॉलिक्यूल बनने में 1 घंटा लग जाएगा। पर आर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल बनेंगे।
पर आपके बॉडी में ये एंजाइम है, तो ये कितना स्पीड अप कर देते हैं पता है रिएक्शन को? ये बनाते हैं 5 लाख मॉलिक्यूल, ठीक है? कितना बनाते हैं? 5 लाख मॉलिक्यूल। देखो ऊपर हम लोग ने बात किया था 200 मॉलिक्यूल पर घंटे, ये बनाते हैं 5 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड, समझ रहे हो? पर सेकेंड। तो ये इतना स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, इस रिएक्शन को इतना फास्ट कर देते हैं कि ये 200 मॉलिक्यूल जहां 1 घंटे में बन रहा था, वहां 5 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकेंड में बन रहा है। समझ लो, इतना स्पीड अप कर देते हैं ये रिएक्शन को, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, दैट इज एंजाइम्स। सही है, ये एग्जांपल था आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेस का। समझा? आगे चले, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नाउ अब सवाल ये उठता है बच्चों कि व्हाई डू एंजाइम्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन? ठीक है, कैसे और क्यों ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? सबसे अच्छा सवाल तो ये कर सकते हैं हम लोग कि ये रिएक्शन की स्पीड को कैसे आखिरकार इंक्रीज करते हैं, कौन से प्रोसेस से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो मान लो पहले मैं आप लोग को एक रिएक्शन समझाता हूं, एक रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। मान लो कोई भी आपका सबस्ट्रेट है, मान लो कोई भी आपका सबस्ट्रेट है जो आगे चल के क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसको अपन ने ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे मान लो एक ऐसा ग्राफ बनाया है मैंने, ऐसा। ठीक है, यहां पे अपन लिखेंगे रिएक्शन प्रोसीड, मतलब आपकी रिएक्शन हो रही है, सही है, और यहां ये ग्राफ बनेगा आपका एनर्जी का। ठीक है, तो मान लो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पता है आप लोग को? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? आप लोग ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के बच्चों बताओ जरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? ऐसा रिएक्शन जहां से हीट बाहर निकल रही हो। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहां से हीट बाहर निकल रही हो, मतलब प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, सॉरी रिएक्टेंट के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, पर जब उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब मान लो प्रोडक्ट के अंदर, सॉरी रिएक्टेंट के अंदर या फिर आपका सबस्ट्रेट कह लो, सबस्ट्रेट के अंदर अगर 10 किलो जूल एनर्जी है, मान लो इस सबस्ट्रेट के अंदर अगर 10 किलो जूल एनर्जी है, तो आपका जब प्रोडक्ट बनेगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ 5 किलो जूल एनर्जी होगी। समझ रहे हो? तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? कम हुआ, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी लॉस होगी। इस रिएक्शन में क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी। सही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, मतलब पहले हाई एनर्जी, पर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी आपका एनर्जी क्या होगा? धीरे धीरे होते जाएगा, नीचे नीचे होते जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, पर ऐसा ग्राफ नहीं बनता, ऐसा ग्राफ बिल्कुल भी नहीं बनता। जितनी भी रिएक्शंस है ना, किसी भी रिएक्शन में ऐसा ग्राफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कैसा देखने के लिए मिलेगा? ध्यान से देखो, हमेशा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, हमेशा मान लो ये आपके सबस्ट्रेट की एनर्जी है, ये आपके सबस्ट्रेट की एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस सबस्ट्रेट की एनर्जी से हम लोग और एनर्जी गेन करेंगे। समझ रहे हो? ये और एनर्जी गेन करेगा और उसके बाद ये धीरे 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 नीचे आएगा और इस प्रोडक्ट की, मान लो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, इसको आना कैसे चाहिए था? डायरेक्ट ऐसे आ जाना चाहिए था। सही है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रही है ना, बट एनर्जी डायरेक्टली ऐसे लॉस नहीं होती, एनर्जी डायरेक्टली ऐसे लॉस नहीं होती। जो आपका सबस्ट्रेट है, जो आपका रिएक्टेंट है, पहले वो एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा और ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट से फिर वो एनर्जी लूज करते 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 कहां पहुंचेगा? वो प्रोडक्ट में पहुंचेगा। सही बात है, तो सबस्ट्रेट ने अपनी एनर्जी से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ली, मान लो ये सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, तो इसने इतनी एनर्जी क्या ली? एक्स्ट्रा ली। देख रहे हो, इतनी एनर्जी क्या ली? इसने एक्स्ट्रा ली। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जो सबस्ट्रेट ने ली है रिएक्शन के टाइम पे, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट वी कॉल, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आई बच्चे कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो सकती है? तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो आपके सबस्ट्रेट ने एक्स्ट्रा ली है, और उसके बाद ये एक्टिवेशन एनर्जी को लूज किया तो वापस अपने लेवल पे और लूज करेगा, तो ये कहां पे आ जाएगा? अपने प्रोडक्ट पे आ जाएगा। तो ये ऐसा आपका नॉर्मल रिएक्शन फॉलो होता है। और इस एक्टिवेशन एनर्जी की, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है ना सबस्ट्रेट को, तो यहां पे से बहुत सारे स्टेट फॉर्म होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या फॉर्म होते हैं? यहाँ पे स्टेट्स फॉर्म होते हैं, अलग अलग स्टेट फॉर्म होते हैं आपके कंपाउंड के। इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसे रिएक्शन पढ़ते हैं ना। सही है, तो कभी कोई भी रिएक्शन ऐसे ही प्रोसीड होगा बच्चों। कभी भी आपका सबस्ट्रेट पहले वो एनर्जी गेन करेगा और एक लेवल पे चला जाएगा। देखो ये हाईएस्ट एनर्जी है,
इतने लेवल पे चला जाएगा और उसके बाद वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करना शुरू करेगा। तो जितनी उसने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की, जितनी सबस्ट्रेट ने एक्स्ट्रा एनर्जी गेन की, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। सही बात है। और यहां पे इस एक्स्ट्रा जब उसने एनर्जी गेन की थी ना, उस टाइम पे बहुत सारे स्टेट बनते हैं इस सबस्ट्रेट के, अलग अलग स्टेट बनते हैं और उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट। सही बात है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब क्या होगा अगर इसी रिएक्शन में मैंने एंजाइम लगा दिया, क्या होगा, मैंने इसी रिएक्शन में बच्चों एक एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया। एंजाइम क्या करेगा, देखो हमारे टीचर्स हमको ऐसे पढ़ाते थे, मान लो ये कोई पहाड़ है, मान लो ये एक माउंटेन है, माउंटेन। एंजाइम का फंक्शन समझाने के लिए हमारे टीचर कुछ हमको ऐसे पढ़ाते थे, मान लो ये माउंटेन है। अब आपको, आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो, इधर, ठीक है, आप इधर खड़े हो और आपको यहां से इस तरफ जाना है। आप कैसे जाओगे, एक ही तरीका है आपके पास नॉर्मल, कि आप खुद से ऐसे 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 चढ़ोगे, यहां चढ़ोगे, फिर उसके बाद यहां से ऐसे ऐसे करके नीचे उतरोगे, ठीक है, ऐसे करके आप नीचे उतरोगे। सही है। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता है, इस रास्ते में बड़ा टाइम लगता है। सही है, क्योंकि आप सबसे पहले इस पहाड़ को चढ़ोगे, फिर ऊपर पहुंचोगे, फिर धीरे धीरे करके नीचे आओगे। यहाँ पे टेंशन रहेगा ना कि आप स्लिप ना हो जाओ, तो फिर आप उतरोगे भी धीरे 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 और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। सही है। अब इस कंडीशन में एंजाइम क्या, ऐसी रिएक्शन प्रोसीड होती है ना, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि आपकी रिएक्शन पहले ऐसे ऊपर जाएगी, फिर ऐसे नीचे जाएगी, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, फिर एनर्जी को रिलीज किया जाए, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो एंजाइम क्या करता है पता है, एंजाइम इसको यहां से ऐसे एक रास्ता बना देता है। एंजाइम क्या करता है, यहां से इस पहाड़ को काट कर बीच में से क्या बना देता है, एक रास्ता बना देता है। समझ रहे हो, जैसे हम लोग टनल बनाते हैं ना पहाड़ के नीचे से, वैसे ही एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ के एक रास्ता बना देता है, जिसके थ्रू आपको इतना चढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसके अंदर से ऐसे दौड़ 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 के यहां पहुंच जाओगे। समझ रहे हो, तो इससे आपकी एनर्जी भी कम लगी और आपने वो काम फास्ट भी कर लिया। सिमिलर सा काम करता है आपका एंजाइम। समझ रहे हो, तो समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है। क्या करता है वो, इतनी चीजों को नहीं करना है अपने को। एंजाइम क्या करेगा, अगर आपने इसमें एंजाइम इंट्रोड्यूस किया तो एंजाइम मान लो यहीं से बढ़ेगा, लेकिन वो ज्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, वो थोड़ा सा ही रिएक्शन लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। समझ रहे हो, वो थोड़ा ही एनर्जी लेगा और वो क्या बना देगा, फटाक से प्रोडक्ट बना देगा। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई है, ये आपका ग्राफ है विथ एंजाइम। समझ रहे हो, और ये जो व्हाइट कलर वाला ग्राफ है, ये आपका क्या है, विदाउट एंजाइम। समझ रहे हो, ठीक है। ये जो ग्राफ आपका बना है, ये विदाउट ग्राफ वाला बना है। समझ रहे हो, ये जो ग्राफ आपका बना है, ये विदाउट ग्राफ वाला बना है। विदाउट ग्राफ में, विदाउट एंजाइम में आप लोग देख रहे हो कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत लगानी पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग रहा है रिएक्शन प्रोसीड होने में। बट अगर मैं इसी में एंजाइम इंट्रोड्यूस करूं तो एंजाइम क्या कर देगा, आपकी रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फास्टर कर देगा। समझ रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो भी रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बच्चों इसके कुछ फैक्टर्स हैं। अब एंजाइम को कुछ फैक्टर्स क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके फैक्टर को क्या, उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर हम लोग को पढ़ने हैं। एक फैक्टर हम लोग को पढ़ना है बच्चों, टेम्परेचर, ठीक है। एक फैक्टर अपने को पढ़ना है टेम्परेचर, एक फैक्टर अपने को पढ़ना है पीएच, और एक फैक्टर अपने को पढ़ना है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये 3 फैक्टर हैं, सबस्ट्रेट, ये 3 फैक्टर हैं बच्चों जो आपके एंजाइम के एक्शन को कह सकते हैं अफेक्ट करते हैं। अगर ये 3 फैक्टर ऊपर नीचे होंगे तो आपका एंजाइम का अफेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। सही बात है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बच्चों टेम्परेचर की, देखो आप लोग को पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सही है, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या कुछ नहीं करती, बहुत सारी काम करती है। जैसे जब गर्मी लग रही हो, बहुत ज्यादा धूप हो, गर्मी लग रही हो, तो आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। स्वेट के थ्रू वो बॉडी के अंदर का हीट रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो ठंडी रहे, बॉडी में टेम्परेचर 37 रहे। जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, सही है, तो उस टाइम पे क्या करती है, आपकी बॉडी से शिवर करती है, कांपती है। जब आपकी बॉडी से कांपेगी तो यहाँ पे एनर्जी बनेगी। सही है, एनर्जी बनेगी और एनर्जी जब फॉर्म होती है, एटीपी जब फॉर्म होती है, एटीपी जब टूटता है ना, तो वहां से हीट निकलता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। समझ रहे हो, तो आपकी बॉडी कुछ भी करके 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहती है टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्या मिलेगा उसे 37 डिग्री सेल्सियस लगाकर, क्या मिलेगा उसे, उसे मिलेगा एंजाइम का एक्शन एट बेस्ट पॉसिबल रेट। अब देखो बहुत सारे एंजाइम है, मैंने आपको बताया
अपने हर एंजाइम का अपना अपना एक काम करने का तरीका और अपना अपना एक फास्ट तरीका है कि वो इतना फास्ट कर सकता है। अगर आप मेरे बॉडी के टेम्परेचर को 37 रखोगे तो मेरे बॉडी के जितने भी एंजाइम्स है ना वो बेस्ट तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैंने अपने बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया या अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम किया तो मेरे एंजाइम का एक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, समझ रहे हो, या फिर बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम काम करेंगे। सो एंजाइम कैन बी अ वेरी बिग रीजन एंड वेरी बिग फैक्टर टू अफेक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम। सही है, आप लोगों ने देखा होगा, देखो हर बोल सकते हैं हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है। सही है, जो मेरे बॉडी का टेम्परेचर है वो सांप का तो नहीं होगा या फिर डॉग का तो नहीं होगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग हो सकता है। सही है, तो उसके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से उसके जो ऑर्गन्स है, मतलब उसका जो एंजाइम्स है वो फंक्शन करते होंगे, समझ रहे हो। अगर वो भी 37 डिग्री पे आ गया तो भैया उसका टेम्परेचर अलग है ना, तो वो उतने पे फंक्शन नहीं कर सकता, समझ रहे हो, वो उतने पे फंक्शन नहीं कर सकता। तो मैं बात करूं बच्चों, तो टेम्परेचर के लिए भी एक ग्राफ बन सकता है, टेम्परेचर के लिए भी एक ग्राफ बन सकता है। मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, इस पे मैंने लिखा है यहाँ पे अपन लिखते हैं वही रिएक्शन, यहाँ पे अपन लिखते हैं टेम्परेचर, नहीं यहाँ पे अपन टेम्परेचर लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे अपन इंडिपेंडेंट वैल्यू लिखते हैं ना, यहाँ पे अपन लिखेंगे टेम्परेचर। सही है, इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। सही है, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये मेरे बॉडी के लिए 37 है, मान लिया मेरे बॉडी के लिए ये वैल्यू क्या है, 37 है। अलग अलग एनिमल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। अगर मैं इस वैल्यू से इस तरफ जाऊंगा तो भी मेरे एंजाइम का एक्शन कम होगा, और अगर मैं इस वैल्यू से इस तरफ जाऊंगा तो भी मेरे एंजाइम का एक्शन क्या होगा, कम होगा। सही है, इसीलिए देखो हम लोग कोई भी चीज लाते तो उसे फ्रिज में रख देते, जैसे दूध हम लोग लाते फ्रिज में रख देते, जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया है, उनके एंजाइम्स जो हैं वो उस कम टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। सही है, समझ रहे हो, तो वो कुछ टाइम के लिए फ्रीज हो जाते हैं। या फिर अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ा दो, हम लोग, मैं दूध को बॉईल कर दूं तो वहां पे डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब क्या, जितने भी एंजाइम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर सकते। सही है, फिर आप पूछोगे कि सर अगर दूध गर्म करके वापस ठंडा कर दिया तो फिर भी वो खराब हो जाता है, ऐसा क्यों? बच्चा उस पर दूसरे बैक्टीरिया लग जाते हैं, सही है, तब वो खराब हो जाता है, पहले वाले बैक्टीरिया मर चुके। सही है, तो टेम्परेचर को इस तरीके से एक्ट करता है। आपका एक टेम्परेचर बहुत ही स्टेबल टेम्परेचर है, जहां पे आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम है, कम होता है तो भी प्रॉब्लम है। बात तो मानते हो? ठीक है, सो ये आपका सबसे पहला फैक्टर था, दैट इज आपके एंजाइम को अफेक्ट करने वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके जो दो फैक्टर है बच्चों, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप आप लोगों को जितना मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। सही है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। ठीक है, अगर आप लोग ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना जरूर से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। मैंने डीएनए समझाया है, प्रोटीन समझाया है, आरएनए समझाया है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस लेक्चर बना के आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो नहीं देखा होगा तो जरूर से देखना, देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सही है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी।